एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपत राय। व्यापारी का जैसा नाम था वो स्वयं भी वैसा ही था, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से उसका धंधा चौपट होने लगा। व्यापारी का एक 22 वर्षीय बेटा था जिसका नाम था यशवर्धन। वह भी अपने पिता के अनुरूप बुद्धिमान था। वह नगर में अपने पिता के ही काम धंधे में सहायता करता था। एक रोज जब यशवर्धन अपने घर आया तो उसका पिता कुछ चिंतित सा लग रहा था। अपने पिता की चिंता को देखकर यश ने कहा, पिताजी, क्या बात है, आप चिंतित क्यों हो? बेटा, पिछले 2 महीने से अकाल पड़ने की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है। मुझे इस बात की ही चिंता सता रही है। यश की माँ बोली, बेटा, तुम तो अभी युवा ही हो और तेरे पिताजी अब बीमार रहते हैं, तो ऐसे में ये किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार भी नहीं कर सकते। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करो। वैसे भी एक दिन तो तुम्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना ही होगा। धनपत राय बोला, पर हमारा बेटा यश तो बहुत छोटा है, ये कैसे व्यापार कर पाएगा? यश की माँ बोली, अजी क्यों नहीं कर पाएगा? आपने तो इससे भी कम उम्र में व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये क्यों नहीं कर सकता? क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? यश को अचानक से हुई इस तरह की घटना से समझ नहीं आ रहा था। वह घर से बाहर पिता के साथ के बिना कभी नहीं गया था और माँ तो अब ये चाहने लगी थी कि वो किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करे। जब यश कुछ देर नहीं बोलता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा चुप क्यों हो? अब तुम्हारे पिता के कंधों के भार को उठाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। धनपत राय बोला, अरे तुम ये क्या कह रही हो? अभी यश छोटा है, इसे दुनियादारी की समझ कहाँ है? यश बोला, नहीं पिताजी, माँ सही कह रही है। वैसे भी तो मुझे कभी न कभी तो घर से बाहर जाना ही होगा व्यापार करने के लिए। पर बेटा, तुम अकेले कैसे जा पाओगे? यश बोला, पिताजी, मुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने दोस्त श्रीदत्त को ले जाऊंगा। श्रीदत्त? लेकिन बेटा, वो तो ब्राह्मण पुत्र है, भला वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? पिताजी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे मना लूंगा। फिर यशवर्धन इतना कहकर अपने दोस्त श्रीदत्त के घर की तरफ निकल पड़ा। श्रीदत्त यशवर्धन का बचपन का दोस्त था। उसका परिवार गरीब था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीदत्त की शादी हुई थी। यश ने सारी बात अपने दोस्त को बता दी और साथ चलने के लिए जैसे ही आग्रह किया तो श्रीदत्त चौंक कर बोला, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरी अभी अभी शादी हुई है, नई नई घर पर पंडिताइन आई है। यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यश बोला, देख दोस्त, 1 साल की ही तो बात है। इतने दिन में शायद अगले साल बारिश हो जाए और मेरा व्यापार भी चमक जाएगा। इसलिए बस 1 साल के लिए ही तो जाना है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरा काम वैसे भी पांडित्य कर्म का है। अगर इस अकाल में किसी की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई भूख से मरेगा तो उसका कर्म कांड करवा के ही काम चला लूंगा। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए। मैंने तो तुम्हें बचपन से मेरा सच्चा दोस्त माना है, लेकिन तुम तो स्वार्थी निकले। यश बोला, दोस्त, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने मुनाफे में से 20% हिस्सा दूंगा। श्रीदत्त खुश होकर बोला, क्या सच में दोगे? अरे हाँ, सच में दूंगा, लेकिन हमें कल ही निकलना होगा, ठीक है? श्रीदत्त बोला, ठीक है। यशवर्धन ने अपने दोस्त श्रीदत्त को साथ चलने के लिए मना लिया था, लेकिन जैसे ही श्रीदत्त ने अपनी पत्नी को रात को ये बात बताई
तो वो नाराज हो गई। उसने कैसे भी करके अपनी पत्नी को मना लिया। अगले दिन यशवर्धन श्रीदत्त को अपने साथ यात्रा पर ले जाने के लिए उसके घर गया। उसने रास्ते के लिए अपने साथ खाने पीने का सामान रख लिया। इसके अलावा उसके पिताजी ने उसे व्यापार करने के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी, ताकि यशवर्धन दूसरे नगर में जब व्यापार करे तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ ही पल में यशवर्धन श्रीदत्त के घर पहुंच गया। उसने उसे बाहर प्रांगण से ही आवाज दी, श्रीदत्त, तैयार हो गए हो तो चलें। श्रीदत्त ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा, अपनी माँ के पांव छुए और घर से यशवर्धन के साथ यात्रा पर निकल गया। दोनों दोस्त चलते ही जा रहे थे। व्यापारी पुत्र यशवर्धन शारीरिक रूप से थोड़ा मोटा था, इसलिए उसे चलने में दिक्कत आ रही थी, जबकि ब्राह्मण पुत्र पतला था और उसे पैदल चलने की आदत भी थी। वे कुछ ही दूर चले थे कि यशवर्धन ने श्रीदत्त को पीछे से आवाज देते हुए कहा, श्रीदत्त, थोड़ा तो आराम कर लो दोस्त, मैं अब थक चुका हूँ। श्रीदत्त बोला, नहीं दोस्त, हम रुक नहीं सकते। थोड़ी देर बाद वैसे भी दोपहर होने वाली है। इधर ब्राह्मण पुत्र श्रीदत्त को अपनी पत्नी की याद सताने लगी, लेकिन उसे कैसे भी करके 1 साल यशवर्धन के साथ रहना जरूरी था, क्योंकि 1 साल यशवर्धन के साथ रहने का मतलब यह था कि वह अपना बाकी का जीवन आराम से बिना काम किए ही बिता सकता था। इधर जब श्रीदत्त नहीं रुकता है तो यशवर्धन उसे कहता है, दोस्त, अगर तुम रुक नहीं सकते तो मुझे कोई कहानी ही सुना दो। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना तो देता, लेकिन आज मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही है। मैं बस एक छोटा सा कथन बोल सकता हूँ, लेकिन वो कथन तुम्हारे एक सोने के सिक्के से भी कीमती है। यश बोला, क्या तुम एक सोने के सिक्के की कीमत जानते हो? ये एक सोने का सिक्का इतना कीमती है कि तुम्हारा परिवार आराम से 1 साल तक भरपेट खाना खा सकता है। श्रीदत्त बोला, अच्छा ये बात है, लेकिन मेरा एक कथन तुम्हारे एक सोने के सिक्के के बराबर है। अगर सुनना हो तो पहले सोने का सिक्का दो और फिर सुनो। यशवर्धन ने सोने का सिक्का निकाला और श्रीदत्त को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, अब कुछ सुनाओ। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए सिक्का ग्रहण कर लिया और उससे कहा, देखो दोस्त, 1 से भले 2 होते हैं। तुम कभी भी अकेला महसूस करो तो किसी दूसरे साथी की तलाश करना, यानी वो साथी कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु जैसे कोई छड़ी, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। श्रीदत्त के इतना कहते ही यशवर्धन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि उसने एक इतने महंगे सोने के सिक्के के बदले में इतनी छोटी सी बात कही, लेकिन वे क्या कर सकता था। उसका सोने का सिक्का तो ब्राह्मण पुत्र के हाथ में जा चुका था। व्यापारी पुत्र अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। इधर जैसे ही सोने का सिक्का ब्राह्मण पुत्र के हाथ में आया, उसके मन में लालच आ गया। दोनों दोस्त ऐसे ही बिना रुके चलते जा रहे थे। ब्राह्मण पुत्र लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं व्यापारी पुत्र को चलने में तकलीफ हो रही थी। अचानक कुछ दूर चलने के बाद व्यापारी पुत्र यशवर्धन ने श्रीदत्त से कहा, दोस्त, कोई कहानी सुना दो, सफर कट जाएगा। श्रीदत्त बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे पास बस कुछ कथन हैं, जो कि कहानियों से भी ज्यादा अनमोल हैं, तुम्हारे जीवन में काम आएंगे। ठीक है, तुम अपना बहुमूल्य कथन ही सुना दो। श्रीदत्त बोला, हाँ जरूर दोस्त,
लेकिन पहले मुझे तुम वो सोने का सिक्का तो दो। यश सोने का सिक्का निकालते हुए कहता है, ये लो, अब तो सुना दो। शिदत सोने का सिक्का लेते हुए कहता है, ठीक है तो सुनो। तुम जब भी किसी अनजान के घर मेहमान बनकर रहो और जब तुम्हें खाना परोसा जाए तो तुम पहला निवाला खाने से पूर्व किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना। यश बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला निवाला स्वयं खाने की बजाय किसी जीव को खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। अब यशवर्धन को शिदत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके साथ 2 बार धोखा हो चुका था। वे दोनों दोस्त कुछ ही दूर बढ़ते हैं कि पीछे से यशवर्धन ने शिदत को आवाज देते हुए कहा, दोस्त, अब मैं थक गया हूँ और दोपहर भी होने वाली है, क्यों ना हम थोड़े समय के लिए रुक जाएं। शिदत बोला, नहीं दोस्त, अभी हमें सहारनपुर का जंगल भी पार करना है, जहाँ बहुत सारे शेर व चीते रहते हैं। अगर दिन में हमने उस जंगल को पार नहीं किया तो फिर हम मारे जाएंगे, इसलिए अभी नहीं रुक सकते। आखिरकार यशवर्धन जैसे ही थक जाता है तो अपना सोने का सिक्का निकालता है और मजबूर होकर शिदत की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो दोस्त सोने का सिक्का और मुझे कोई कथन या कहानी सुना दो। शिदत बोला, अच्छा तो सुनो। तुम जब भी कभी किसी अनजान व्यक्ति के घर मेहमान बनकर ठहरो और जब तुम्हारा बिस्तर लगा दिया जाए तो तुम उस बिस्तर पर सोने से पहले उस बिस्तर को समेटकर फिर पुनः साफ करके बिछाकर सोना। यश बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा बिस्तर लगाए, क्या पता गलती से उसमें कोई सुई या कुछ चुभने वाली वस्तु को ध्यान से ना देख पाए। यशवर्धन सोचने लगा, अरे ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें सोने का सिक्का लेने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ शिदत को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। यशवर्धन निराश होकर शिदत का अनुसरण करता रहा। अब यश को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसके चलते हुए पांव लड़खड़ा रहे थे। वे कुछ ही कदम चला था कि उसने शिदत को पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको दोस्त, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, अब कोई कहानी या कथन ही सुना दो। ठीक है मित्र, सुनाता हूँ, पर पहले सोने का सिक्का तो दो। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है। अगर यह भी तुम्हें दे दिया तो फिर मैं व्यापार कैसे कर सकूंगा। शिदत बोला, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यशवर्धन ने बेमन से सोने का सिक्का देते हुए कहा, ये लो, अब तो सुना दो। अब व्यापारी पुत्र यशवर्धन के सारे सोने के सिक्के उसके पास आ चुके थे। शिदत मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सुनो, तुम्हें जब भी कभी लगे कि अब तुम चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुके हो तो उन परेशानियों के आगे कभी हार मत मानना। कोशिश करना उस मुसीबत से लड़ने की, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। क्या पता जो तुम्हारा दुश्मन है वो वक्त आने पर तुम्हारा दोस्त बन जाए। इसलिए हर इंसान को साम दाम दंड और भेद, इन चारों नीतियों के आधार पर हराने की कोशिश करना। अगर तुमने मुश्किल समय में भी अपना आत्मविश्वास और हिम्मत नहीं खोई तो तुम निश्चित ही कामयाब हो जाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ। यशवर्धन ने आश्चर्य से कहा, कहाँ चलता हूँ? शिदत बोला, अपने घर। और कहा, मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था वो दे दिया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। फिर वह यश को बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस नगर की तरफ बढ़ जाता है। तो यशवर्धन
उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ जाओगे। श्रीदत्त यशवर्धन की बातों को अनसुना करके वापस चला जाता है और यशवर्धन दुखी होकर उसे देखता रहता है। श्रीदत्त ने बातों बातों में यशवर्धन के 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। अब उसके पास सिवाय उसके माता पिता के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं था। वह दूसरे नगर में बिना पैसों के कैसे व्यापार कर पाएगा, इसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोपहर हो चुकी थी। उसे कैसे भी करके शाम तक जंगल को पार करना था। व्यापारी पुत्र चुपचाप उदास होकर आगे बढ़ रहा था। वह निराशा के गहरे अंधकार में कहीं खो चुका था। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा था। अब उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। इस कारण उसने चारों ओर पानी की तलाश की। कुछ ही दूरी पर उसे एक तालाब नजर आया, पर उसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में बचा था, क्योंकि वहाँ अकाल का प्रकोप था। फिर उसने तालाब के पानी से हाथ मुंह धोए। उसके बाद उसने अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाया। वे जैसे ही पुनः तालाब में पानी पीने गया, अचानक एक आवाज ने उसे डरा दिया। सुनो मित्र, वे चारों ओर पेड़ की तरफ देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वे पुनः तालाब का पानी पीने लगा। उसने अचानक वही आवाज सुनी, सुनो मित्र, मैं कुछ कह रहा हूँ। यशवर्धन डर के मारे फिर इधर उधर देखने लगा और बोला, तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ दोस्त, जरा नीचे देखो। व्यापारी पुत्र ने देखा कि कोई कछुआ पानी से बाहर आ रहा था। व्यापारी पुत्र ने पूछा, तुम कौन हो? कछुआ बोला, मैं एक कछुआ ही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोस्त, यहाँ अकाल का समय चल रहा है, मुझे यहाँ मत छोड़ो, वरना मैं बिन पानी मर जाऊंगा यहाँ। कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलो और आगे 100 मील बाद एक बड़ी सी झील है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। मित्र, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। यश बोला, नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर यशवर्धन उस कछुए से बिना कुछ बात किए ही वापस जाने लगता है। वे जैसे ही कुछ कदम चलता है, उसे अपने दोस्त का कहा गया पहला कथन याद आ जाता है, जिसमें उसने कहा था कि 1 से भले 2। इसलिए वे पुनः उस तालाब की तरफ बढ़ता है और उस कछुए से डरते हुए पूछता है, अच्छा तुम हो तो कछुए ही ना? कछुआ बोला, हाँ दोस्त, मैं कछुआ ही हूँ, मैं कोई भूत पिशाच या कोई बेताल नहीं हूँ। यश बोला, अगर तुम कछुए ही हो तो फिर तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर लेते हो? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा, तुम मुझे उस झील के पास छोड़ दो। कछुआ बोला, तुम मुझे अपने इस थैले में डाल लो। यश बोला, ठीक है। फिर वह उस कछुए को उठाता है और अपने थैले में डाल लेता है। अब यशवर्धन उस कछुए के साथ आगे अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है और व्यापारी पुत्र ने अब तक जंगल को पार नहीं किया था। वह कछुए से पूछता है, अच्छा तुमने ये बताया नहीं कि तुम इंसानी भाषा कैसे बोल लेते हो? कछुआ बोला, आज से 5000 वर्ष पूर्व एक देवता उस तालाब पर एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था। तब हमारे एक पूर्वज ने उनका आदर सत्कार किया था। तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उस देवता ने हमारे वंश को ये वरदान दे दिया था कि हम सभी इंसानी भाषा बोलकर सभी राहगीरों का
मार्गदर्शन कर सकें। यश बोला, अच्छा तो ये बात थी और तुमने खामखा मुझे डरा दिया था। कछुए के बताए हुए रास्ते पर यशवर्धन आगे बढ़ता जा रहा था। वे दोनों काफी दूर तक आ गए थे। कछुआ और व्यापारी पुत्र की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जिस जगह वो थे वहाँ शेर, बाघ और चीता रहा करते थे। यशवर्धन कछुए के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसे किसी चीते की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे सिहर सा गया। कुछ ही पल में वो चीता उसकी आंखों के सामने था। व्यापारी पुत्र के डर के मारे बुरा हाल था। कछुए ने व्यापारी पुत्र से जोर से कहा, दोस्त, अब जो कुछ भी मैं बोलूं तुम वैसा ही करो। तुम जल्दी से मुझे इस चीते की तरफ फेंक दो और दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। यश बोला, नहीं, मैं तुम्हें इसके सामने नहीं फेंक सकता, ये तुम्हें खा जाएगा। कछुआ बोला, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जल्दी से मुझे फेंक दो। इधर चीता यशवर्धन की तरफ आगे बढ़ रहा था। कछुए के कहे अनुसार यशवर्धन ने कछुए को उस चीते की तरफ फेंक दिया और खुद दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ गया। वो चीता जैसे ही कछुए के मुंह को खाने लगा, उसने अपने मुंह और पैरों को अपने खोल के अंदर सिकुड़ लिया। वे चीता उसे खाना चाह रहा था, लेकिन कछुए का खोल मजबूत होने के कारण वे उसे खा न सका। कुछ देर कड़ी मशक्कत करने के बाद चीता निराश होकर वहां से चला गया। व्यापारी पुत्र उस पेड़ से नीचे उतरा। उसने कछुए को उठा लिया और प्यार से चूमा। वे कछुए से बोला, दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं मारा जाता। कछुआ बोला, दोस्त शब्द का अर्थ ही साथ देने वाला होता है। अब काफी अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के ऊपर विश्राम लेना ही ठीक समझा। अगले दिन वे जल्दी उठ गए और आगे बढ़ चले। शाम तक वे उस झील पर पहुंच गए, जहां उस कछुए को ठहरना था। व्यापारी पुत्र ने उदास होकर कछुए को नीचे छोड़ते हुए कहा, चलो मित्र, अब तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे अब आगे जाना होगा। कछुआ भी उदास मन से बोला, दोस्त, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो कछुआ उस झील के अंदर चला जाता है। यशवर्धन कुछ देर के लिए विश्राम करता है। वे कछुआ झील के अंदर से बाहर आता है और अपने मुंह को खोलकर 5 मोती बाहर उड़ेल देता है और बोलता है, दोस्त, ये मोती हैं, तुम्हारी उन 4 सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती है। तुम इनकी सहायता से व्यापार कर सकोगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वे गांव सभ्य जनों का है, लेकिन उसी गांव में एक ठगों का घर है। वो तुमसे ये सभी मोती छीन सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें किसी भी तरह से छुपा कर रखना होगा। ठीक है मित्र, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद उसने कछुए को अलविदा कहा और आगे बढ़ चला। वह शीघ्र ही उस गांव में प्रवेश कर जाता है। वह जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, एक भली सी शक्ल का बूढ़ा इंसान उसे घर के बाहर बैठा हुआ दिखाई देता है। वह बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन को जोर से आवाज देते हुए कहता है, अरे बेटे, कोई राहगीर लग रहे हो, शाम हो गई है, रात हमारे घर ठहर जाओ। यश बहुत थका हुआ था। वह उसके घर ठहरना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कछुए की कही गई बात याद आ जाती है कि इस गांव में एक घर ठगों का है और वो पैसा ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए वह बिना रुके ही आगे बढ़ने लगता है। वह बूढ़ा व्यक्ति पुनः आवाज देता है और कहता है, अरे बेटा, इस गांव के आखिर में एक ठगों का घर है, जो इस गांव के जाने माने ठग हैं
वो किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ते और उसे लूट लेते हैं। बेटा, मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, इसलिए मैं कभी किसी अनजान को अपने घर में नहीं रोकता। लेकिन तुम अच्छे इंसान हो तो रात रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। यशवर्धन को वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत भला लग रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, आप जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। फिर यश उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में प्रवेश करता है। यशवर्धन की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। उसने मैले कुचले से कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही गरीब हो। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ये मेरी बेटी अनंत प्रिया है। 30 वर्ष की हो चुकी है बेटा, लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं हो रही है। अब क्या करूं बेटा? बेटी का बाप हूं तो लोगों को बेटी से ज्यादा सोने की चाह है। यशवर्धन उस लड़की को देखते ही दुखी सा हो जाता है। बेटा, मेरी जो छोटी बेटी है वो आज शाम के नाटक के लिए तैयार हो रही है। वो गांव में रामलीला में सीता की भूमिका निभाती है, तो वह उसकी तैयारी कर रही है। कुछ ही देर में वह बूढ़ा व्यक्ति एक खाने की थाल लेकर आता है जिसमें खीर, हलवा पूरी और आलू छोले की सब्जी थी। यशवर्धन को जोरों की भूख लगी हुई थी। वह बूढ़ा यशवर्धन से कहता है, अच्छा बेटा, तुम खाना खाओ, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ और कुछ चाहिए तो बोल देना। ठीक है चाचा जी। यशवर्धन जैसे ही खाने का पहला निवाला खाने लगता है, अचानक उसे ब्राह्मण पुत्र का कहा गया दूसरा कथन याद आ जाता है कि कभी भी तुम जब खाना खाओ तो पहला निवाला खुद खाने की बजाय किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाओ, इससे पुण्य मिलता है। यशवर्धन ने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि एक बिल्ली उसके बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी। उसने उस निवाले को बिल्ली की तरफ फेंका। बिल्ली ने झट से निवाला खा लिया और जैसे ही यशवर्धन अगला निवाला अपने मुंह में लेने लगा, वो बिल्ली छटपटाने लगी और मर गई। यह देखकर यशवर्धन डर के मारे कांपने लगा। उसे पता चल गया कि वो घर किसी साधारण बूढ़े आदमी का नहीं, बल्कि उसी ठग का है जिसके बारे में उस कछुए ने बताया था। अब तो वह मुसीबत में फंस गया था। कछुए के मुताबिक उस घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने कांपते हाथों से उस बिल्ली को उठाया और बिल्ली और खाने की थाली को दीवार के उस पार फेंक दिया। अपने हाथ धोए और एक जोर से झूठी डकार ले ली ताकि उस ठग को शक न हो कि उसने खाना नहीं खाया है। अब यशवर्धन उस ठग के घर में फंस चुका था। उसने ईश्वर का ध्यान किया और चुपचाप उस खाट पर बैठ गया। इधर वो बूढ़ा ठग और उसकी 30 वर्षीय बेटी अंदर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। ठग थोड़ा गंभीर होकर बोला कि खाने में तो जहर मिलाया था, वे अभी तक मरा क्यों नहीं? अनंत प्रिया बोली, पता नहीं किस मिट्टी से बना है। बेटी, चल मैं देखता हूँ वो मरा कैसे नहीं। तब तक तुम हमारी दूसरी योजना पर काम करो। जी पिताजी। इधर वो ठग यशवर्धन के पास पहुंच जाता है और कहता है, बेटा, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ चाचा जी, खा लिया, बहुत अच्छा खाना था। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें नींद आ रही होगी। मैंने तुम्हारा साथ वाले कमरे में बिस्तर लगवा दिया है, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है चाचा जी। वे धीरे धीरे उस कक्ष की तरफ बढ़ता है और कमरे के अंदर जाते ही वे दरवाजे की कुंडी लगा देता है ताकि बाहर से कोई अंदर नहीं आ सके। यश जैसे ही बिस्तर पर लेटने लगा,
उसे ब्राह्मण पुत्र का तीसरा कथन याद आ गया कि तुम जब भी किसी के घर में मेहमान बनकर जाओ और जब उसके घर में उस बिस्तर पर सो, तो सबसे पहले तुम उस बिस्तर को समेटकर वापस बिछाना। उसने सावधानी से उस बिस्तर पर बिछाए गए बिछौने को जैसे ही उठाया, वह डर के मारे चौंक गया। जिस मचान पर उसका बिस्तर लगाया हुआ था, उसे लकड़ी से बनाने की बजाय कच्चे धागों से बुना गया था। उस मचान के सीध में नीचे एक तलघर में मकान बना हुआ था, जो कि उस कमरे से 20 फीट गहरा था। उस कक्ष में एक तेल की कढ़ाई चढ़ाई गई थी, जिसमें तेल उबल रहा था। आग के लपटों और तेल की गर्मी को ऊपर तक महसूस किया जा सकता था। यश का सारा शरीर कांपने लगा। उस बिस्तर पर जो कोई भी सोता, उसके वजन से वो धागे टूट जाते और बिस्तर सहित वे उस कढ़ाई में जा गिरता, जिसमें उबलता हुआ तेल था, और पल भर में ही उसकी भुर्जी बन जाती। लेकिन एक बार फिर उसे उस ब्राह्मण के कथन ने बचा लिया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और उस बिस्तर को पुनः उसी तरह बिछा दिया। वह अब निराशा के गहरे अंधकार में डूब गया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उस कक्ष में एक खिड़की नजर आई, लेकिन जैसे ही उसने उस खिड़की को खोलकर देखा तो पता चला कि वह मकान जमीन से कम 20 फीट ऊपर था। ऐसे में जमीन तक पहुंचना मुश्किल था। उसने निराश होकर उस खिड़की को पुनः बंद कर दिया। इधर एक पहर बीत जाने के बाद भी जब यशवर्धन कढ़ाई में नहीं गिरा, तो उसकी बड़ी बेटी और वो ठग दोनों उसकी छोटी बेटी के कक्ष की तरफ जाते हैं। उसकी छोटी बेटी जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा निर्दयी थी। ना जाने कितने निर्दोषों को उसने मारा था। उसका पिता उसके कमरे में पहुंचता है और बोलता है, बेटी, उस राहगीर ने हमारी दोनों ही योजनाओं को असफल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कमरे में जाओ और उसे मारने का प्रयत्न करो। जी पिताजी। उसने एक बड़ा सा खंजर लिया, जिसे उसने अपने बगल में छुपा लिया, और एक बेहोश करने वाली दवा की डिबिया भी ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की तरफ चल दी। इधर यशवर्धन कक्ष के एक कोने में चिंतनशील अवस्था में बैठा हुआ था कि अचानक कमरे के दरवाजे को पीटने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? रूपवती बोली, मैं रूपवती, दरवाजा खोलिए, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यश बोला, मैं दूध नहीं पीता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप दरवाजा तो खोलिए। फिर यशवर्धन ने डरते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर रूपवती को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रूपवती ने कहा, आप अभी तक सोए नहीं? मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर लगाया हुआ था। हाँ, बहुत कमाल का। पहले तो आपकी बहन ने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया कि अगर वो बिल्ली मेरे पास नहीं होती तो मैं लुढ़क जाता। और अब अगर मैंने सोने से पहले इस बिस्तर को ना संभाला होता तो नीचे तेल में तलकर मेरी भुर्जी बन गई होती। और आप कह रही हैं कि मैं अब तक सोया क्यों नहीं? रूपवती बोली, अच्छा, अब आप चिंता ना करें। मैं अपनी बहन और मेरे पिताजी की तरह नहीं हूँ। हाँ पता है, आप उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब शायद दूध में भी जहर मिलाकर लाई हैं। फिर रूपवती ने दूध के गिलास में से एक घूंट दूध का पी लिया। यशवर्धन को जैसे ही पता चला कि दूध में जहर नहीं मिला हुआ है, तो उसने जल्दी से दूध का गिलास छीना और एक ही बार में सारा दूध पी गया। रूपवती बोली, अच्छा, मैंने सुना है
कि आपके पास धन है, तो आपके पास जो भी धन है वो निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगी। लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। तुम सीधे से मुझे बता दो कि तुमने धन कहाँ छुपा रखा है, वरना ये खंजर तुम्हारे पेट में घुसाऊंगी और तुम्हें मार दूंगी। उसे अपने ब्राह्मण दोस्त का चौथा कथन याद आता है कि जब तुम कभी किसी बुरी परिस्थिति में फंसे हो तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए हर तरीका अपना लो। उसने स्थिति को संभालते हुए कहा, रुको रुको रूपवती, मैंने तुम्हें बोला ना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी, ठीक उसी राम प्रताप की तरह। ये राम प्रताप कौन है? यश बोला, बताता हूँ। फिर यशवर्धन उसे राम प्रताप की कहानी सुनाने लगता है और रूपवती यश की बातों में इस तरह से खो जाती है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब यश ने उसके हाथों से बेहोश करने वाली डिबिया छीन ली। रूपवती ने अज्ञानतावश उस डिबिया के पदार्थ को सूंघ लिया और बेहोश हो गई। अब यशवर्धन इधर उधर रस्सी की तलाश करने लग जाता है और उसे जल्द ही रस्सी मिल भी जाती है। फिर वह रस्सी को चारपाई के एक पायदान से बांधकर खिड़की से नीचे उतर जाता है। फिर वह उनके अस्तबल में जाता है और एक घोड़े को खोलता है और घोड़े पर सवार होकर शीघ्र वह उज्जैन नगरी पहुंच जाता है। इधर ठग और उसके परिवार को पता चला कि वह लड़का भाग गया है, तो उन्हें अपनी मूर्खता पर गुस्सा आता है। व्यापारी पुत्र यशवर्धन को विश्वास हो गया था कि निसंदेह उसके दोस्त के चारों कथन उसके सोने के सिक्कों से भी महंगे थे। यशवर्धन ने उज्जैन में अपना व्यापार स्थापित कर लिया। उसने वहीं पर एक व्यापारी की पुत्री के साथ शादी भी कर ली। 2 वर्ष के अंतराल के बाद यशवर्धन अपने माता पिता से मिलने अपने नगर अपनी पत्नी के साथ जाता है। उसके माता पिता को उसकी बहादुरी और उसकी बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उनका व्यापार पुनः पटरी पर लौट आया। तो इस तरह से यशवर्धन ने साबित कर दिया कि अगर धैर्य से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। धन्यवाद।